है, क्योंकि जिसकी जाति का ज़्यादा वोट है ना, तो आप ये मान के चलें कि वो कहीं ना कहीं जब 18 की रात को है ना, जब वो एक तरह से नारा कहते हैं हम देसी भाषा में कि इस्लाम खतरे में। तो उन्होंने एक नया प्रयोग करके देखा है कि जाट लैंड के अंदर हम क्यों ना जाट को उतार के देखें अब की बार, और उससे क्या परिणाम आते हैं, तो उसके आगे आने वाले समय में उस प्रयोग को वो एनालिसिस करें। भिवानी का पंजाबी बेसिकली ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी में बटा रहा है। अब पंजाबी समुदाय की तरफ से कोई मुख्य आदमी ना होने से स्वाभाविक है ये वोट। और यदि छवि पर ही हम जाएं तो निर्दलीय उम्मीदवार जो काफ़ी कंटेस्ट में है भवानी सिंह, उनकी रीचेबिलिटी सबसे इन चारों कैंडिडेटों में सबसे बेस्ट है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि 19 तारीख को निकाय चुनाव है, जिसको लेकर के तमाम समीकरण बन रहे बिगड़ रहे हैं। इसी बेला में कुछ पत्रकार जिनका वर्षों का अनुभव है पत्रकारिता के जीवन को, भिवानी की राजनीति को जिन्होंने नज़दीक से देखा है, जिया है राजनीति को, शहर को बनते हुए देखा है, नेताओं को बनते हुए देखा है, उनके कैरियर को ख़त्म होते देखा है, और तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं जो चुनाव में होने चाहिए उनको लेकर के, उस विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हम। सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं, इंद्रवेश दूहन है जो डीडी न्यूज़ देखते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अजय मल्होत्रा जिनका 3 दशक का पत्रकारिता के जीवन में अनुभव है, दैनिक ट्रिब्यून से हैं। और अनुज राणा जी हैं जो क्षेत्रीय समाचार देखते हैं। तमाम जो चुनाव की गतिविधियां उन पे चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करेंगे कि जनता इस बार किस पर मोहर लगाएगी। सबसे पहले शुरू करेंगे इंद्रवेश दूहन जी से। दूहन साहब, सबसे पहले तो स्वागत है। जी धन्यवाद, आपके संस्थान का बताइए। दूहन साहब, ये बताइए कि कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं। अब तक के जो समीकरण हैं, पार्टियों का टिकट वितरण है, तो उसमें क्या समीकरण आपको बनते लग रहे हैं? जी, जिस प्रकार से चुनाव है, अब लगभग 4 से 5 दिन रहे, तो अब तक तो यही नज़र आ रहा है कि जो मुख्य दल हैं या जो सपोर्टेड हैं, जैसे कांग्रेस सपोर्टेड हो गए या बीजेपी है, या तीसरी ये पार्टी कहें आम आदमी पार्टी है, और निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी के जिनको टिकट नहीं पड़ा, इनमें कंपटीशन मुख्य तौर पे जो है नज़र आ रहा है। और जनता अलग अलग तरीके से, कास्ट फैक्टर का भी काफ़ी कुछ अलग अलग जिक्र आ रहा है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब लास्ट टाइम पे परिणामों की तरफ से हम जाएंगे, जब वोट कास्ट के लिए जाएंगे, कास्ट फैक्टर का इफेक्ट रहेगा नो डाउट, लेकिन इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। और क्षेत्रीय मुद्दों को अभी तक किसी भी कैंडिडेट ने प्रॉपर तरीके से नहीं बुनाया है, जबकि यहाँ पे भ्रष्टाचार का 400 से 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है। ये मुद्दा नहीं बन पाया है। ये जनता के लिए भी, राजनेताओं के लिए भी बड़ी सोचने वाली बात थी। काफ़ी मुद्दा यहाँ पर होना चाहिए, इसका जिक्र इलेक्शन में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया है। तो ओवरऑल देखें तो अभी 4-5 दिन है, काफ़ी उठत बढ़त चलती रहती है। जिस प्रकार कैंडिडेट कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट काफ़ी ऊपर चल रहे थे, वो अब थोड़ा सा डाउन की तरफ उनका आया है। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जो तीसरे चौथे पे थे, वो काफ़ी ऊपर पहले के मुकाबले बढ़े हैं। बीजेपी कैंडिडेट अपनी स्टेबिलिटी को बनाए हुए है। तो इस प्रकार के समीकरण ओवरऑल जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। जी। तो मल्होत्रा जी हैं जो लगातार आपको बताया कि 3 दशक से इनका अनुभव है प्रिंट डिजिटल का। सर, ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं चुनाव? जाति फैक्टर महत्वपूर्ण है, जैसा कि दूहन साहब ने बताया कि जो घोटालों को मुद्दा कोई भी पार्टी अब तक बना नहीं पा रही है, तो आपको क्या मुद्दा लगता है इस चुनाव? बिल्कुल ठीक बात है कि जो घोटाले हैं वो तो मुद्दा ही नहीं रह गए हैं। भ्रष्टाचार तो वैसे तो आज से 2 महीने पहले भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था, परंतु अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव जातीय समीकरणों पे आ गया है। और जो ख़ास तौर पर जो मेन उम्मीदवार खड़े हैं वो सभी के सभी अपनी अपनी जाति के एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। चाहे उसमें आपके कांग्रेस सपोर्टेड मीनू अग्रवाल है तो वैश्य समाज पूरा साथ लगा हुआ है। अगर आप बात करते हैं राजपूत की, भवानी प्रताप की, तो पूरा का पूरा राजपूत समाज उसके साथ है। आम पार्टी की तरफ से इंदु शर्मा जी हैं, उनके साथ भी ब्राह्मण समाज एक बेस दे रहा है उन्हें भी, और आम पार्टी तो अलग है ही, चलो वो उसका सपोर्ट है उन्हें। इसी प्रकार जो आपका बीजेपी है, बीजेपी जाट के साथ साथ बीजेपी का एक अपना बेस है। अब बीजेपी को लगभग हर पार्टी में एक समर्थन है। अगर इन जातीय जो मुद्दों को थोड़ा सा हटाएंगे तो बीजेपी को भी अन्य जातियां जो बच गई हैं, अब बहुत कुछ दारोमदार उन जातियों पे आ गया है जिनके कैंडिडेट, मुख्य कैंडिडेट नहीं खड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपका पंजाबी कोई मेन कैंडिडेट नहीं खड़ा। कुलदीप कौर सूद खड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल नई कैंडिडेट हैं। और INLD का भी भिवानी शहर में कोई लंबा चौड़ा बेस कभी नहीं रहा, तो उधर पंजाबी का रुझान नहीं हुआ। भिवानी का पंजाबी बेसिकली ज़्यादा कांग्रेस और BJP में बटा रहा है। अब पंजाबी समुदाय की तरफ से कोई मुख्य आदमी ना होने से स्वाभाविक है ये वोट बैंक अब बटेगा। इसलिए जो मेन उम्मीदवार हैं तीनों चारों, वो सभी के सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पंजाबी का वोट ज़्यादा से ज़्यादा लें। फिर आ जाता है उसका बैकवर्ड और SC वोट। अब उनकी भी भूमिका बहुत है, क्योंकि उनकी तरफ से भी अब बैकवर्ड से तो कोई और कैंडिडेट है भी नहीं, SC से कोई कैंडिडेट नहीं है डायरेक्ट, तो वो वोट भी अब ये पंजाबी, बैकवर्ड और SC जिनके कोई अपने कैंडिडेट नहीं हैं, ये बहुत कुछ दारोमदार है चुनाव पे। अब ये किस प्रकार से बटेंगे। और अब 3 दिन रह गए अब चुनाव प्रचार के, तो मुश्किल से अब आपके 24 घंटे रह गए हैं। कल 17 तारीख शाम तक तो चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा आपका। तो ऐसे के अंदर चुनाव बहुत कड़ा होने वाला है भिवानी में अब की बार। आप ये नहीं कह सकते कि ये फलां कैंडिडेट, फलां पार्टी इससे आगे है। मेरा तो ये मानना है कि ये चुनाव बहुत ही टक्कर वाला रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है, ये टक्कर भी इसलिए हो रही है कि ये जातीय उस पर उतरा। अगर ये भ्रष्टाचार या मुद्दों पर विकास पे होता तो फिर इस तरह का टकराव, इतना ज़्यादा कट्टर चुनाव नहीं हो सकता था ये। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से शुरू में चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और पंजाबी समाज में जो नाराज़गी है वो झटके से दूर हो जाएगी, लेकिन अब उनका दौरा कैंसिल होना, उन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि क्या एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक प्रकार से पंजाबी समाज को उस प्रकार से भुनाने में कामयाब नहीं होगी भाजपा? नहीं, मुख्यमंत्री जी का दौरा ठीक है, कोई लंबा चौड़ा ये भी नहीं था कि आएंगे। ओवरऑल भिवानी में जो पंजाबी समुदाय बड़ा पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं है। वो लोग अच्छे व्यापार में और पढ़ाई में भी ठीक हैं, अपना भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो पंजाबी समुदाय के दिमाग में बहुत उथल पुथल है अभी। ये ठीक है कि उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा समाज भाजपा से नाराज़ हो गया। नाराज़गी एक अलग जगह है, पंजाबी समाज की नाराज़गी हो सकती है, परंतु आगे जो उन्होंने चयन करना है कैंडिडेट का, ये वो अपने विवेक पे भी काफ़ी कुछ रहेगा उनके, क्योंकि वो लोग अपने विवेक पे ये फैसला लेंगे कि हमने आगे किसको वोट देना है। मुख्यमंत्री जी नहीं भी आ रहे तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु देखो भाजपा भी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस सपोर्टेड भी है, आप सपोर्टेड भी है, तो सभी पंजाबी देख रहे हैं कि हमारे लिए कैंडिडेट कौन सा सूटेबल है इस वक्त, तो उसी हिसाब से मेरिट पे वोट डलेगा। अनुज राणा जी, आप बताइए कि पहला सवाल तो मैं ये करूंगा कि जो आम आदमी पार्टी है, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उस प्रकार से फाइट में नहीं है, तो चीज़ें कैसे बदली एकदम आज वो इस मुकाम पे है कि वो जीत भी सकती है, कांटे की टक्कर बताई जा रही। इसमें भ्रष्टाचार मुद्दा रहा है या जाति? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूँगा, जो बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि नगर परिषद की अपनी सीट जो है यहाँ भिवानी की महिला के नाम पे रिजर्व है। आप सभी कैंडिडेट पे, चाहे वो पार्टी से हैं चाहे निर्दलीय हैं, एक ने भी अपने महिला यानी जो पार्टी से रिलेटेड है किसी को टिकट नहीं दिया। सबकी अपनी पति जो है ना वो पहचान है, जिनकी चाहे छवि कैसी भी है, लेकिन सब ने उनको टिकट परोस दिया पति के नाम पे। महिलाएं इसमें नगण्य हो गई। सबसे बड़ी बात तो नेगेटिव बात ये रही है, नगर परिषद के चुनाव में सीट दे दी महिला के नाम पर, लेकिन उनके पति जो हैं वो पहचान बने हुए हैं। आप मान सकते हैं कि इन फ्यूचर जब कभी वो सीट पर बैठेंगे, इनमें से कोई भी जीत हार तो ये चुनाव की एक वो है, लेकिन काम मान लो कि वो एक तरह से वो महिलाएं डमी रह जाएंगी। वो हो सकता है डॉक्यूमेंट पे साइन करें। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का नाम का कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि ताज़ा नगर परिषद भिवानी में सबको पता है कि कितना मोटा मतलब कि गड़बड़ हुई है। ये चुनाव पूरी तरह से, मैं अपने साथियों की बात से सहमत हूँ कि सारा इलेक्शन एक तरह से जातीय उस पर चला गया। आप सबसे बड़ी बात देखें कि क्या पंजाबी वोट जो है भाजपा की, कांग्रेस की या किसी और पार्टी की बपोती है? क्या और पंजाबी समाज में यूथ नहीं है या महिलाएं नहीं हैं? उनसे किसी ने पूछा? कुछ चंद लोग जो ठेकेदार बन के पंजाबी समाज के मतलब कि अलग अलग तरह से अलग अलग पार्टियों के सामने तस्तरी लिए हुए परोस रहे हैं, क्या उस वोटर की कोई कीमत नहीं है? सब इलेक्शन को आप जातीय उस पर, अलग अलग जातियों पर, क्या और जो जातियाँ बच गई उनकी कोई कीमत नहीं है? वोट की कीमत जो हम कहते हैं ना, एक वोट की कीमत, यहाँ एक वोट की कीमत नहीं मानी जा रही है, यहाँ 20,000 वोट की कीमत मानी जा रही है। और ये तय है कि आने वाला समय भी, हम मानते तो हैं कि साफ होगा इलेक्शन कहीं ना कहीं आखिर में कास्ट पे, पूरी तरह से कास्ट पे और कास्ट पे ही जा रहा है। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है
किसी को ये नहीं पता कि नगर निकाय में क्या आगे चीज़ें हमें तय करनी है। इस इलेक्शन को ऊपर मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री पंजाबी है तो पंजाबी से उसे नाराज़ वोट को मना लिया जाए। पूरा एक तरह से परोसा जा रहा है, अलग अलग जगह से लीडर लाके परोसे जा रहे हैं कि ये मनाएं। धानक समाज को है, चमार समाज को है, पूरी तरह से इलेक्शन को एक तरह से कास्ट बेस बना दिया गया है। यहाँ उम्मीदवार तो है ही नहीं। महिलाएं बेचारी क्या है, उनको निकाला गया है, वो चली जाती है जनसभाएं में, बोल देती हैं, ठीक है वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके पास उनके पति की पहचान है या नहीं है, उनको टिकट दे दिया गया। तो मेरा कहना ये है कि चाहे आप पार्टी का जिक्र करें, ठीक है, मुख्यमंत्री केजरीवाल की दिल्ली में छवि है, उन्होंने जो कुछ करके दिखाया वहाँ ठीक है, लेकिन ये क्या मैटर है कि वही एक तरह से ढांचा, एक टिकट देने से कल के दिन को चाहे बसपा टिकट दे रही है, चाहे कांग्रेस समर्थित वो है, कल के दिन को ये उन्हीं नीतियों को फॉलो करेंगे। ये बताइए मल्होत्रा सर, आपसे मैं सवाल ये करूंगा कि सभी कैंडिडेट 36 बिरादरी आमतौर पर कहते तो हैं, लेकिन उन पे एक जाति का ठप्पा लग जाता है, तो इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो पार्टियां वो जिम्मेदार हैं या नेता जिम्मेदार हैं? इसके लिए बेसिकली मेरे हिसाब से राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा जिम्मेवार हैं। राजनीतिक पार्टियों का एक चरित्र रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए देश को बांटो, जनता को बांटो, जातियों को बांटो, ताकि उनकी जो कमियां हैं ना नेताओं की, अगर हमारा समाज जिस दिन ये समझ जाएगा कि हमने जाति पे नहीं बंटना, तो वो फिर विकास भी मांगेगा, वो हर तरह से नौकरी भी मांगेगा। जो हमारे नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि एक व्यवस्था बन गई हमारे देश के अंदर, और ये आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से है। चाहे हमारे राजा महाराजा होते थे, हमारे धर्मगुरु थे, उन्होंने भी जाति पे बांटा देश को हमेशा। आप पीछे का इतिहास उठाओ, जितने धर्मगुरु हैं उन्होंने कह दिया ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये सारी चीज़ें हमारे जो रूलिंग क्लास थी ना, उसने अपने फ़ायदे के लिए और अपने कमियों को छुपाने के लिए राजनीति को इस चीज़ को, जात पात को हथियार बना लिया। और उसी हथियार को अब भी निरंतर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे इलेक्शन के अंदर, चाहे पार्टियां हों, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हों, वो उस चीज़ को आज भी ही उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इंद्रवेश जी, आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा। अनुज राणा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि महिलाओं को रिजर्वेशन देने की जब बात आती है, बड़े स्तर पर तो ये सवाल होते हैं, पार्टियां भी अपना बोलती हैं कि हमने इतनी महिलाओं को टिकट दिया, इतनी हमारी पार्टी में वर्किंग कमेटी है, महिला मोर्चा है, लेकिन जब ज़मीन पर इस चीज़ को देखते हैं तो ये स्पष्ट है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, किसी भी कैंडिडेट को जो औरत हैं, महिलाएँ हैं, उनके नाम पर टिकट नहीं मिला, या पति के नाम पर मिला है, या परिवार के नाम पर मिला। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्रोक्सी कैंडिडेट आए हैं, डायरेक्ट कैंडिडेट भी थे अलग अलग पार्टियों से मैदान में, लेकिन उनके हस्बैंड की पहचान जो रही है उसके बेस पे उनकी वाइफ्स को मिली। ये सीट रिजर्व थी तो नेचुरल बात है महिला को ही यहाँ से चुनाव लड़ना था, लेकिन बहुत से महत्वाकांक्षी तौर पे अलग अलग राजनेता चाह रहे थे चुनाव लड़ना, तो उनकी अपनी वाइफ, किसी ने अपनी मदर, अलग अलग चुनाव में उन्होंने वो आगे किया। ये महिला की सीट थी तो यहाँ, तो जो प्रोक्सी कैंडिडेट हैं उसका नुकसान हुआ। डायरेक्ट कैंडिडेट आते तो उन पार्टियों के लिए और भी मजबूती रहती, जो भी राजनीतिक दल थे। और महिलाओं की जो प्रतिभागिता जो है कहीं ना कहीं उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। गांव में अब भी एक सरपंच प्रतिनिधि शब्द चलता है, अब यहाँ पे नगर परिषद प्रतिनिधि शब्द चलेगा, जबकि महिला ह्यूमन रिसोर्स का हमारा 50% के लगभग होते हैं, तो उनको एक उचित स्थान दिया जाना चाहिए था। ऐसी बात नहीं, शिक्षा में महिलाएँ काफ़ी आगे हैं और उनको भी आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी। और दूसरा सौमीर जी, मैं एक इसमें और भी जिक्र करूँगा, भी कैंडिडेट की छवि को लेकर के भी काफ़ी मायने रखता है। शहर का जो मतदाता है वो चाहता है भी कैंडिडेट इस प्रकार का हमारी रीच में हो, हम उसको कभी भी कंधा पकड़ के अपनी बात कर सकें, वो इजीली अवेलेबल हो। तो ऐसे में एक सॉफ्ट व्यक्तित्व का जो है वो कैंडिडेट जो है यहाँ होना चाहिए। तो उसको लेकर के अलग अलग कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें तो कांग्रेस जो उम्मीदवार है आमतौर पे बढ़िया कम्युनिटी से आते हैं, महाजन कम्युनिटी से आते हैं, तो इनको सॉफ्ट किरदार के रूप में देखा जाता है और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी इस प्रकार का रहा है। लेकिन रीचेबिलिटी के मामले में ये कहीं ना कहीं थोड़े से अंक कम आ जाते हैं, इन तक पहुंच शायद आगे बन पाएगी या नहीं पाएगी। उसी प्रकार हम बीजेपी उम्मीदवार के साथ आएँ तो एक सोबर कैंडिडेट हैं जो हैं, और प्रीतिमान है वो नई कैंडिडेट हैं बिल्कुल, तो उनके साथ रीचेबिलिटी क्या रहेगी ये तो भविष्य में तय करेगा। लेकिन हर्षवर्धन मान है उसकी ठीक है, लोग उसको पकड़ लेते हैं, कहीं भी सोबर है, कभी कभी उड़ के चलने वाला युवक नहीं रहा है। तीसरे कैंडिडेट की बात करें, आम आदमी पार्टी से हैं, उनका काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, लोग उन तक पहुंच भी पा रहे हैं, लेकिन जो छवि जो जुड़ी हुई है वो थोड़ी सी हार्ड कही जा सकती है। इनके ससुर जी की छवि है तो उसका कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो छवि बनी है उसका बेनिफिट इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि छवि पर ही हम जाएं तो निर्दलीय उम्मीदवार जो काफ़ी कंटेस्ट में है भवानी सिंह, उनकी रीचेबिलिटी सबसे इन चारों कैंडिडेटों में सबसे बेस्ट है और
वो है, उनको कोई भी पकड़ के बातचीत करके और वो उनको अपना काम करवाने के लिए प्रत्यत, उनका व्यवहार बड़ा सोबर है। यहाँ के लोकल विधायक हैं, उनका भी इसी प्रकार का है, यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बात करें तो उनमें सबसे सॉफ्ट इनकी लगती है। लेकिन उनको फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो थोड़ा सा उनको भी वहाँ नुकसान हो रहा है, कुछ लोगों का जो रिकॉर्ड रहा है उसके कारण। तो ओवरऑल सभी बेस देखें तो जनता को भी देखना चाहिए भी हम किस प्रकार के कैंडिडेट को दे रहे हैं, किस पार्टी को दे रहे हैं, या कौन हमारे काम करवा पाएगा। तो इन आधारों को लेकर के चलेंगे तो काफ़ी बेहतर ये रहेगा। बाकी अब मैं आपको सोमवीर जी थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा कि अपना मोबाइल खोलेंगे, उसमें टेम्परेचर जितना देखेंगे, मौसम बरसात का है तो अब बादल होने वाले हैं, और 22 तारीख तक मौसम जो है साफ़ होगा, उसमें दिखाई देता है। और 19 तारीख को सबसे ज़्यादा 69% बारिश जो है दिखाई गई है। तो कैंडिडेट्स को भी अपने मतदाताओं के लिए मतदान बूथ तक पूछने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी 22 तारीख तक बादल छट जाएंगे इस सारे मामले में। प्रकृति भी यही कहती है और चुनाव भी यही कहता है। जी, बहुत बड़ी बात की है। हर व्यक्ति को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है और हर व्यक्ति को मतदान केंद्र तक जाना चाहिए। मल्होत्रा जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भाजपा ने टिकट दिया, जिस प्रकार से एकदम सबको चौंका दिया, नाम चल नहीं रहा था प्रीतिमान का, और फिर जाट को टिकट देना, इसके क्या मायने हैं? धनखड़ साहब की चली, ये तमाम बातें सारे करें, लेकिन पार्टी में अंदर खाने क्या रहा होगा कि भाई जाटों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया है? एक्चुअली देखो, धनखड़ साहब संगठन के आदमी हैं और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और पार्टी ने भी अब की बार मेरे को लगता है ये निर्णय ले रखा था कि टिकटें प्योरली संगठन द्वारा बांटी जाएं। चाहे तावड़े जी उसमें इन्वॉल्व थे, धनखड़ जी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, मुख्यमंत्री जी ठीक है मीटिंग में बैठे जरूर थे, परंतु ज़्यादा डिपेंडेंसी संगठन पे थी। तो संगठन ने अब की बार यहाँ जाट को जो टिकट दिया, मेरा ये मानना है कि उनके दिमाग में ये रहा होगा कि वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या हम सिर्फ जो जातियाँ बहुल्य में हैं उन्हीं के सहारे जीतते हैं, या नया प्रयोग करके देखते हैं कि बहुल्य इलाके के अंदर कम जाति वाले को भेज के देखें, और उससे ये पता लगता है कि वोटिंग पार्टी के पक्ष में हो रही है या कैंडिडेट के पक्ष में ज़्यादा हो रही है। तो वो एक प्रयोग भी है मेरे को लगता है भाजपा का, और भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके यहाँ पर ये ठीक है कि भाई ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। उन लोगों ने कहीं ना कहीं विचार ये लाया होगा कि भाई अब की बार हम ये जाट लैंड के अंदर, देखो आपका भिवानी, रोहतक, सोनीपत, जींद, झज्जर, ये जाट लैंड कहलाती है, हिसार। तो उन्होंने एक नया प्रयोग करके देखा है कि जाट लैंड के अंदर हम क्यों ना जाट को उतार के देखें अब की बार, और उससे क्या परिणाम आते हैं। तो उसके आगे आने वाले समय में उस प्रयोग को वो एनालिसिस करेंगे और आगे उनको पता चल जाएगा। अनुज राणा जी, आप बताइए कि अगर भिवानी की राजनीति के इतिहास को देखा जाए तो एक बंसीलाल का अपवाद छोड़ दिया जाए तो भिवानी शहर से कोई भी जाट आज तक जीत नहीं पाया है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये संयोग या प्रयोग सफल हो पाएगा भाजपा का? देखिए, मैं जितना, क्योंकि इतनी मेरी उम्र भी नहीं है कि मैं चौधरी बंसीलाल के आरंभिक पॉलिटिकल जीवन का जिक्र करूं, लेकिन मैंने जो बुज़ुर्गों से सुना है और जितना मेरे सामने मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में चाहे वो प्रेजेंट में कोई जाट समाज का नेता है भिवानी में या कोई है जो उनका मुकाबला कर सके। मैं इसे इस नज़रिए से देखता हूँ कि 1968 की बात करें, जो मैंने सुना है कि अगर भिवानी शहर को काली सड़कें दिखाने वाले थे तो चौधरी बंसीलाल थे। जो आज मशीनरी होते हुए जो पिलर, बिजली के पिलर डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं भी किसी सड़क के किसी गांव तक, अगर चौधरी बंसीलाल ने उस समय जो जोर लगा के आयशा कह के लगाते थे, एक तरह से रस्सियाँ खींच खींच के, उन्होंने 1968 और 1970 में लगा दिए, वो आज नहीं लग पाते। तो हम आज का और उनका मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। उनके तो एक तरह से उनके आदर्शों को तो हम कैश कर सकते हैं सिर्फ इस बात पे कि वो जाट नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जाट समाज को फॉलो नहीं किया। उनकी छवि उस प्रकार से बनी भी नहीं हरियाणा में जैसे देवीलाल की और नेताओं की बात, मैं चाहे पंचकुला गया हूँ, चाहे मैं फरीदाबाद गया हूँ, चौधरी बंसीलाल ने जो भी विकास किया समान किया, नहीं तो वो भी चाहते तो इस शहर को भर सकते थे। ठीक है, ये बड़ी भारी बात है कि उस इमेज को बड़ा भयंकर काम है कि हम उसको आज के जाट नेताओं से वो करें। आज का भाई आप ये देख लो ना, टिकटों का बंटवारा हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, कम्युनिटी वगैरह, तो भाई सीधी सी बात है। सबसे बड़ी बात है कि मनी पावर भी देखी जाती है। मेरे हिसाब से कोई गरीब आदमी तो इस इलेक्शन को लड़ ही नहीं सकता। अगर आपको 5 रिक्शाएं भी शहर में चलवानी पड़ जाए तो पूरे इलेक्शन का खर्चा 1 लाख रुपये हो जाता है। तो आप ये मनी पावर देख लें, जहाँ मनी पावर चलेगा तो ये इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। जिसने पैसा खर्च करा और वो इलेक्शन फाइट करेगा तो वो उसे बिजनेस के तौर पे इन्वेस्ट करके फिर कहीं ना कहीं से उगाई भी करेगा। ये तो मान के चलें कि कहीं भी जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो वो कोई ईमानदारी का पैसा नहीं हो सकता।
जी, मल्होत्रा जी, ये सवाल बड़ा है ईमानदारी के पैसे वाला। पहले राम मनोहर लोहिया और तमाम नेता थे, जयप्रकाश नारायण, किस प्रकार के आंदोलन हुआ करते थे और किस प्रकार की राजनीति थी। आज अगर बात की जाए तो अगर गांव में सरपंच का चुनाव भी लड़ना हो उसके लिए भी लाखों रुपए चाहिए, और विधायक के लिए तो ये देखा जाता है कि करोड़पति। तो इस राजनीति में कैसे आपने तब्दीली होते देखा और इसके क्या कारण रहे होंगे? एक्चुअली आज़ादी के बाद से लोगों के चरित्र में चेंज आता चला गया। पैसे की भूख और पैसे की हवस बढ़ती जा रही है। लोग रिश्तों और ईमानदारी को छोड़कर पैसे को पैसा प्रधान हो गया हर चीज़ में। बंसीलाल जी की बात इन्होंने करी, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। चौधरी बंसीलाल ने हमेशा विकास को मुद्दा बना के ज़िंदगी जी है। उन्होंने देखो, उनके विरोधी भी आज ये मानते हैं कि वो आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे। वो रात के समय भी जब बैठते थे तो उनके चारों तरफ बिजनेसमैन नहीं बैठे होते थे, इंजीनियरों को बिठाते थे रात को, उनसे बैठ के देर रात भी डिस्कशंस करते थे। और जाति पाति तो ज़्यादा, मतलब कि जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई ना, उस समय जाति पाति को एक साइड में रखा गया था। तभी तो सारे देश ने इकट्ठे होकर वो लड़ाई लड़ी थी, तो वो देश आज़ाद हो गया था। और वो फिर दोबारा से कुछ लोगों ने, जिनको अपने फ़ायदे उठाने हैं, जिनको पैसे की भूख है, उन्होंने फिर जाति पाति को आगे किया। तो जनता तो नेताओं को देखती है ना, तो वो धीरे धीरे पिछले 2-3 दशक में फिर जाति हावी होने लग गई है देश पे। और रही बात, आपने पूछा कि भी पैसा प्रधान, पैसा तो सबसे ज़्यादा प्रधान है। आप ये मान के चलो कि जो भी बड़े कैंडिडेट होते हैं, मुख्य कैंडिडेट किसी भी शहर में चुनाव लड़ रहे हैं, अपने भिवानी में लड़ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 से 5 करोड़ रुपए तो उनका खर्च होना ही होना है। और अब आज एक एमएलए को अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका 5 से 10 करोड़ रुपए खर्चा जाता है, तो एमपी का और करोड़ों में जाता है। तो ख़ासतौर पर नगर परिषद के अंदर आप 2 से 5 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि ईमानदारी आगे चल पाएगी। तो फिर एक लालच सा आ जाता है कि क्यों ना हम फिर इस पैसे को वसूली कैसे करें। और आप चेयरमैन की बात ना करो, आप पार्षदों को ही देख लो, 5-5, 10-10 लाख तो 15-15 लाख तो एक पार्षद के लग रहे हैं, कम से कम 20-20 लाख। बहुत कम ऐसे हैं उम्मीदवार जो सही फाइट में हैं, वो 10-20 लाख से कम पड़ेंगे। तो पैसा और सत्ता की हवस, इसने हमको अंधा बना दिया। तो भाई पैसे की बात है, बहुत बड़ा 2014 के बाद जब पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो सिस्टम आया उससे भी काफ़ी असर पड़ा। और अंत में एक रैपिड राउंड ये पूछ लेते हैं कि अगर 4 में से एक कैंडिडेट, अनुज राणा जी, सबसे मजबूत कौन लग रहा है आपको? देखिए, मैं इसे कुछ पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि जो पराये काम आता धन्य जग में है वही, द्रव्य यानी धन, द्रव्य ही को जोड़कर कोई श्लेष पाता नहीं, पास जिसके रत्न राशि अनंत और अशेष है, क्या कभी वो सुरध्वनि यानी गंगा के समान पवित्र नहीं हो सकता। आप चाहे पॉलिटिकल गंदा धन जमा करके, चाहे किसी भी तरह से, तो ये तो तय करना देखो जनता के हाथ में है। ये मुझे लग रहा है कि जनता को, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे आगे राणा लगता है, तो ये तय कर लिया जाता है कि राणा है तो भवानी सिंह का वोटर होगा, ठीक है। ये मल्होत्रा जी हैं तो ये पहले तय कर लिया जाएगा कि ये, मतलब कि अगर कोई पंजाबी जिस तरफ जाएंगे तो वही तय कर। ये दोहन है तो ये मान लिया जाएगा कि ये ओम प्रकाश मान के, यानी उसके प्रीति मान के ही वोटर हो सकते हैं। तो हमारे पीछे जो टैग लगा हुआ है ना, जबकि हम कहीं भेदभाव नहीं करते, हम सभी उसमें समाचारों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये तय करना जनता को दें। मेरे हिसाब से जनता को निर्णय कर लेने दें। हम सिर्फ अंदाज़ा बता सकते हैं कि कौन मजबूत हो सकता है, क्योंकि जिसकी जाति का ज़्यादा वोट है ना, तो आप ये मान के चलें कि वो कहीं ना कहीं जब 18 की रात को है ना, जब वो एक तरह से नारा कहते हैं हम देसी भाषा में कि इस्लाम खतरे में है, तो वो रात को होगा 18 की रात को, तो उस दिन तय कर लेने दें। हो पाया। आप बताइए मल्होत्रा सर, एक कैंडिडेट को चुनना हो तो किसे चुनेंगे कम शब्दों में? नहीं, मैं अब तक जो मजबूत आपको लग रहा है। ऐसे है ना, मैं आपके मंच पर इस वक्त एज ए पत्रकार बैठा हुआ हूँ, तो जवाब भी पत्रकार का ही होगा कि मेरे लिए तो चारों कैंडिडेट एज ए पत्रकार बराबर हैं। और मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत भी मानना है मेरा, कि मुकाबला बहुत कड़ा है। और मैं आज आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जितना छोटा चुनाव होता है ना, सरपंची का चुनाव पे आ जाओगे आप, फिर नगर परिषद चेयरमैन का आ जाओ, बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन है। और आप देखना कि आखिरी में आते आते ये 2000 वोटों के बीच, 3000 वोटों के में सभी की हार जीत हो जाएगी। इंद्रवेश जी, आप बताइए अंतिम, आपको क्या लग रहा है? एक कैंडिडेट बड़े सुलझे हुए जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मल्होत्रा साहब जब कैमरे पे नहीं थे तभी भी यही बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है, एक कैंडिडेट जो सबसे मजबूत आपको लगता है इस वक्त? इसमें बात करें कैंडिडेट मजबूत की, तो सारे कैंडिडेट ही अपने तरीके से फाइट कर रहे हैं। कभी कोई अप है, कभी कोई डाउन है। सट्टा मार्केट कुछ कहती है, पब्लिक कुछ कहती है। तो ऐसे में एक आम जनता के मन की बात पढ़ पाना
मन की बात पढ़ पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है, जिस प्रकार से राजनेताओं के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन एक जनरल परिप्रेक्ष्य की बात करें तो फाइट जो है फिलहाल नज़र आ रही है, और सबके अब अपने प्लस और माइनसेज हैं। हमने प्लस और माइनसेज पे अभी यहाँ बात की, तो उसके आधार पर ही कुछ ना कुछ पब्लिक भी अपना अंदाज़ा लगाएगी और वहीं डिसाइड कर पाएगी कि वो मत किस तरफ जाएगा। और आपको बताया कि 22 तारीख को ये बादल छटेंगे। जी सर ये बताइए मल्होत्रा साहब, अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि सट्टा बाजार को लेकर के जिस प्रकार से कुछ आंकड़े आ रहे हैं कि मिन्नू अग्रवाल आगे दिखाई दे रही हैं उस प्रकार से, तो उसमें क्या लगता है आपको? लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि ज़मीन पर बड़ी जनसभाएं उनकी नहीं हो रही, रैली उनकी नहीं हो रही, सिर्फ वो सट्टा बाजार में ही कैंडिडेट मुझे लग रही हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखो, भिवानी का सट्टा बाज़ार की क्रेडिबिलिटी तो रही है। आप पूरे देश में सट्टा बाज़ार, भिवानी का सट्टा बाज़ार अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखता है। बट मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि सट्टा बाज़ार है ना, पहले जैसे वो भिवानी में भी सट्टे बाज़ार में ये होता था कि भाई ये जो बात कह देंगे बारिश आएगी, इतनी नहीं आएगी, इतना वोट का मार्जिन होगा। अब वो चीज़ें ना कहीं सारी कमर्शियलाइज हो गई है। जहाँ राजनीति में मतलब कि हवस बढ़ी है ना पैसे की और सत्ता की, उसी प्रकार सट्टा बाज़ार में भी हवस बढ़ गई है पैसा कमाने की। तो सट्टा बाज़ार को मैं लंबा चौड़ा विश्वास नहीं करता हूँ। तो भाई ये थे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारा पत्रकारों का कुनबा, और सभी की आपने बात सुनी, और जो बात इन्होंने बताई कि इशारों में ही सही, चाहे आपके लिए समझ पाना हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं समझ पा रहा हूँ। और जैसा कि इंद्रवेश जी ने बताया कि 22 तारीख को बादल छटेंगे, सबको बादल छटने का इंतज़ार रहेगा। आप भी एनडी न्यूज़ के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोमवीर, आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, कैमरे के पीछे हैं संजय।